हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे हिंदी। दिस इज सिया वर्मा। तो स्टार्ट करते हैं आज का यानी 5 नवंबर का करंट सेशन स्टैटिक जीके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितने भी वीडियोस में डालो उसके नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को साहित्य श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा गया? तो किस भारतीय शहर को जोड़ा गया है हाल ही में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में? तो देखिए पहले ये नेटवर्क क्या है। तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यूनेस्को का एक प्रमुख शहर कार्यक्रम। विश्व स्तर पर शहरों को रैंकिंग प्रदान की जाती है कुछ मापदंडों के आधार पर। 2004 में इस नेटवर्क को स्टार्ट किया गया था। ठीक है। और इस बार 2023 की डेटा की हम बात करते हैं। 2023 में यूनेस्को ने अपना पब्लिश किया यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। तो 2023 में टोटल 55 कंट्रीज है जो कि इस नेटवर्क में इंक्लूड हुई है प्रमुख शहर कार्यक्रम के तहत। और इन 55 कंट्रीज में से दो कंट्रीज है जो कि भारत की है जिसमें जिन्होंने इस लिस्ट में अपना नाम बनाया। तो वो दो तो एक तो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर ने और दूसरा है केरल के कोझिकोड। दोनों ने अलग अलग नामांकन में नामांकित हुए हैं। कोझिकोड है ना, अलग अलग कैटेगरीज में दोनों नामांकित हुए। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर ने संगीत श्रेणी में प्रतिष्ठित सूची यानी संगीत श्रेणी की जो प्रतिष्ठित सूची है उसमें बनाया है, जबकि केरल के कोझिकोड ने साहित्य श्रेणी में बनाया है। समझ गए? सो साहित्य श्रेणी में किसने बनाया है? केरल के कोझिकोड ने। सो आंसर होगा केरल का कोझिकोड। समझ गए होंगे आप, है ना। और देखिए जो विश्व शहर दिवस है हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व शहर दिवस। इसी दौरान यूनेस्को इसको पब्लिश करता है। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शहर दिवस। अच्छा, 31 अक्टूबर को एक डे और मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर, राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है। अब ये जो चयनित शहर है यानी 55 कंट्री सिलेक्ट हुई है फॉर द 2023 यूएसको क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। सो इन 55 कंट्रीज को 2024 में भेजा जाएगा कहाँ पे? ब्रागा पुर्तगाल में। 2024 में सम्मेलन होगा ब्रागा पुर्तगाल में यूसीसीएन के वार्षिक सम्मेलन में। अगले दशक के लिए युवाओं को मेज पर लाना के तहत ये सारे शहर इसमें भाग लेंगे। सो जो भी सिलेक्टेड कंट्रीज है 55 कंट्रीज है ब्रागा पुर्तगाल में यूसीसीएन के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेंगे और उसका जो थीम होगा वो होगा अगले दशक के लिए युवाओं को मेज पर लाना। आई होप आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यूनेस्को से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन कवर हो सकते हैं हाल ही फिलहाल में न्यूज में रहने वाले हम उसको पढ़ते हैं यूनेस्को में। तो देखिए एआई ओवरसाइट प्रोजेक्ट पर किस देश ने यूनेस्को के साथ सहयोग किया? सो ये किया नीदरलैंड ने किया था। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में लड़कियों की बड़े पैमाने पर शिक्षा से बहिष्कार ने वैश्विक शैक्षिक अंतर को बढ़ा दिया है? अफगानिस्तान ने। यूनेस्को विश्व धरोहर टैग प्राप्त होयसला मंदिर किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। शांति निकेतन जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामांकित किया जाता है किस राज्य में नामित किया है? पश्चिम बंगाल में। यूनेस्को ने किस शहर को खतरे में पड़े विश्व धरोहर केंद्र की सूची में जोड़ने का सुझाव दिया है? वेनिस को। किस देश ने आधिकारिक तौर पर यूनेस्को में पुनः प्रवेश किया है? तो यूएसए फिर से आ गया है इसमें यूनेस्को में। फाइन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, कौन सी संस्था घरों की मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण प्रायोजित करती है? तो घरों की मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण ये कौन आयोजित करवाता है? तो ये कराता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। सो हाल ही में इसने क्या किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने घरों की मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण आयोजित किया और उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण योजना की शुरुआत की घोषणा की ना। दो सर्वेक्षण करेगा ये। एक तो घरों की मुद्रास्फीति प्रत्याशा को तो उसने आयोजित कर दिया है, इसके अलावा सेकंड एक और आयोजित करने वाला है उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण। ठीक है। सो दिसंबर 2023
दिसंबर 2023 में आरबीआई ने हाल ही में क्या किया था, एक काम और किया था कि निर्धारित द्विमासिक मौद्रिक नीति के लिए महत्वपूर्ण इनपुट पब्लिश किए थे। और जिसमें जो कंट्रीज थी वो थी भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली सहित 19 शहर थे। देखिए पहले क्या हुआ था, मैं वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ। आरबीआई ने दिसंबर 2023 में निर्धारित द्विमासिक मौद्रिक नीति के लिए महत्वपूर्ण इनपुट दिए थे, जिसमें सिलेक्टेड कंट्रीज थी भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली और भी 19 शहर थे। और उसी के बाद फिर घरों की मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण को आयोजित करवाया और एक उपभोक्ता विश्वास करेगा। फाइन। अब आरबीआई की अगर हम बात करें तो आरबीआई 1 अप्रैल 1935 में तो ये एस्टेब्लिश हुआ था। इसके फर्स्ट गवर्नर की बात करें तो ऑसबर्न स्मिथ थे, ब्रिटिश गवर्नर। इंडियन गवर्नर की बात करें तो कौन है, सीबी देशमुख थे। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा था 1949 में आरबीआई का क्या हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण। फाइन, आगे बढ़ते हैं। देखिए आरबीआई ने हाल ही में क्या क्या किया है, हम वो रिवाइज करते हैं। ठीक है, आरबीआई ने बैंकों को अपने बोर्ड में प्रबंध निदेशक के अलावा कितने पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त करने का निर्देश दिया है, एक और करने का दिया है। आरबीआई ने स्वयं नियामक संगठन स्थापित करने के लिए किस समूह की संस्थाओं को प्रोत्साहित आह्वान किया, फिनटेक फर्म को किया था। आरबीआई के हालिया अध्ययन के अनुसार 22-23 में बैंकों और वित्तीय संस्थानों से निवेश निधि आकर्षित करने वाले राज्य कौन सा राज्य शीर्ष पर है, उत्तर प्रदेश। कौन सा बैंक आरबीआई की पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म पर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऋण प्रदान करेगा, एक्सिस बैंक करेगा। आरबीआई ने नियामक पर्यवेक्षण में सुधार के लिए एआई और एमएल का उपयोग करने के लिए किन कंपनियों को चयनित किया, मैकिन्से और एक्सेंचर। और रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर आरबीआई की कार्यसमिति का प्रमुख कौन है, राधाश्याम राजपूत है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस संगठन ने कृषि और खाद्य सुरक्षा पर आपदा का प्रभाव जारी किया। सो किसने किया है, ये एफएओ ने किया है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, रोम, इटली में है इसका हेडक्वार्टर एफएओ का। और इसने अपने रिपोर्ट पब्लिश करी, कृषि और खाद्य सुरक्षा पर आपदा का प्रभाव। तो देखिए इसमें बताया गया है कि पिछले 50 वर्षों में अत्यधिक आपदा घटनाओं की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। तो लास्ट 550 ईयर्स के डेटा के अकॉर्डिंग आपदा घटनाओं की आवृत्ति में क्या देखी गई है, वृद्धि। इस रिपोर्ट में बताया गया है। और वर्ल्ड में हर साल प्रति वर्ष लगभग 100 आपदा घटनाएं वैश्विक स्तर पर हो रही है, 100 से 400 तक, ये बताया गया इस रिपोर्ट में। अगर हम बात करें एफएओ की, सो एफएओ आया था 16 अक्टूबर में, आया 1945 में आया। रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और जो है एफएओ इसके जो डीजी है वो कौन है, ह्यू डोंगियो। और एक इसका आदर्श वाक्य पूछा जाता है एग्जाम में कि एफएओ का आदर्श वाक्य क्या है? वो है लेट देयर बी ब्रेन। ये इसका आदर्श वाक्य है। ठीक है, अच्छा एफएओ से रिलेटेड हाल की क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एफएओ ने अभी अपना रीसेंट डेटाबेस पब्लिश किया था, जिसमें फर्स्ट मिल्क प्रोडक्शन कंट्री बताया गया था। कौन है फर्स्ट नंबर पे जो मिल्क प्रोडक्शन कंपनी है, सॉरी कंट्री है, तो कौन है, इंडिया। सो एफएओ के रीसेंट डेटाबेस के अकॉर्डिंग इंडिया फर्स्ट मिल्क प्रोडक्शन कंट्री है, मतलब फर्स्ट नंबर पर रैंकिंग वाइज वर्ल्ड लेवल पर मिल्क प्रोडक्शन में रैंकिंग वाइज जो इंडिया है वो फर्स्ट नंबर पर है। एफएओ ने अभी अपना डेटाबेस पब्लिश किया। और एफएओ की जो वाइस चेयर है उन्होंने हाल ही में वर्किंग ग्रुप ऑन एनिमल जनरेशन रिसोर्सेज ये जारी किया, ANGR। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फुटबॉलर खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बेलन डी और पुरस्कार जीता। तो बेलन डी पुरस्कार की बात की जा रही है, जिसको लास्ट ईयर जीता था किसने, किलियन एम्बापे ने।
2023 की बात की जा रही है, 2003 में इसको जीता है किसने? लियोनेल मेसी ने जीता है। ठीक है, बैलन डी'ओर। सो फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित और मूल्यवान व्यक्तिगत पुरस्कार है ये, फुटबॉल की कैटेगरी में दिया जाता है, जो इस बार दिया गया किसको? लियोनेल मेसी का। और लियोनेल मेसी का ये 8वां बैलन डी पुरस्कार है, काफी पहले ही जीत चुके हैं। लियोनेल मेसी ने पहले 2009 में प्राप्त किया था, अब 2009 से 2023 तक ये इनका 8वां बैलन डी पुरस्कार 1956 से स्टार्ट हुआ था। हर साल फ्रांस फुटबॉल पत्रिका द्वारा दिया जाता है। कौन देता है ये? फ्रांस फुटबॉल पत्रिका, इसके द्वारा दिया जाता है। फर्स्ट प्राप्तकर्ता कौन थे इसके? एक बैलन डी पुरस्कार प्राप्त करने वाले फर्स्ट प्राप्तकर्ता का नाम बताइए। स्टेनली मैथ्यूज थे। ठीक है, स्टेनली मैथ्यूज। लास्ट ईयर किसको मिला था? क्लियन एम्बापे को मिला था। इस बार क्लियन एम्बापे थर्ड नंबर पे रहे। सेकंड नंबर पे कौन रहे? एर्लिंग एर्लिंग हॉलैंड, ये रहे फर्स्ट। सेकंड नंबर पे नॉर्वे के। थर्ड नंबर पे क्लियन एम्बापे। क्लियन एम्बापे कौन सी कंट्री से है? सो ये है फ्रांस के फुटबॉल प्लेयर है। ये लियोनेल मेसी, ये किसके है? ये किस कंट्री के है बता सकते हैं? ये लियोनेल मेसी, ये अर्जेंटीना के हैं। ठीक है, सब सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो से 3 कदम आगे है इस पुरस्कार को प्राप्त करके लियोनेल मेसी। फाइन। और अगर विमेन्स कैटेगरी में बात की जाए, सो विमेन्स कैटेगरी में दिया गया था स्पेन की विश्व कप विजेता स्टार है जिनका नाम है एतेना बोनमती। एतेना बोनमती को मिली महिला पुरस्कार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अवार्ड का क्वेश्चन आ ही गया है, तो हाल ही में जितने भी अवार्ड फटाफट उसका रिवाइज करते हैं। विचार की स्वतंत्रता के लिए सखारोव पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? यूरोपीय संघ द्वारा। किस भारतीय अभिनेता को 2023 में 53वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वहीदा रहमान। किस अभिनेता ने भारत में सबसे जिसपे एक्सलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड जीता? माइकल डगलस। और राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार किस कौन सा केंद्रीय मंत्रालय? वाणिज्य या उद्योग मंत्रालय। क्वांटम डॉट्स के निर्माण के लिए 2023 में कौन सा नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है? रसायन विज्ञान का। मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार कैटालिन कार्य को और ड्रू विस्मिंगम के काम के लिए प्रदान किया गया है। एमएनआरए एमआरएनए टीके के लिए, एमआरएनए टीके के लिए। और शास्त्र रामानुजन पुरस्कार ये से किसे सम्मानित किया गया? ब्रूइंग स्टैंग झांग को किया गया। फाइन, आगे बढ़ते। नेक्स्ट है कि संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया है कि भारतीय किसानों को 2022 में निर्यात उपायों के कारण $169 बिलियन के नियत कर का सामना करना पड़ा। देखिए, अच्छे से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। कि रिपोर्ट है जिसने बोला कि जो भारतीय किसान है उनको 2022 में निर्यात उपायों के कारण, ठीक है, बाहर कंट्रीज में जो निर्यात किया जाता है उसके कारण 169 बिलियन के निहित कर का टैक्स का सामना करना पड़ा। ये किस रिपोर्ट ने बताया? तो ये रिपोर्ट है ओईसीडी की रिपोर्ट, आर्थिक सहयोग एंड विकास संगठन, इसकी रिपोर्ट है ओईसीडी, आर्थिक सहयोग एंड विकास संगठन। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारतीय किसानों को $169 बिलियन का अंतर्निहित कर देना पड़ा। इसका रीजन क्या है? रीजन बताया जा रहा है कि भारतीय किसानों को गेहूं और चावल जैसी विभिन्न वस्तुओं पर निर्यात प्रतिबंध शुल्क और परमिट के कारण नुकसान हो रहा है, इस कारण ये कर देना पड़ रहा है। ठीक है, निर्यात प्रतिबंध शुल्क और परमिट के कारण। ओईसीडी की बात करें, इसका नाम है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। तो ये स्टार्ट हुआ था 16 अप्रैल 1948 में। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है। पर अब ये ध्यान रखिए, पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर 16 अप्रैल 1948 में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, नेशनल कंट्रीज की बात हो ही गई है, संस्थाओं की बात हो ही गई है, तो उससे रिलेटेड एक बार फटाफट से कोई रिवीजन कर देते कंट्रीज।
से पहले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर ही है। अपनी संपूर्ण आवारा कुत्तों की आबादी का सफलतापूर्वक बांधाकरण और टीकाकरण करने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये बन चुका है, कौन सा देश बन चुका है? भूटान। तो भूटान द फर्स्ट कंट्री जिसने सफलतापूर्वक बंध्याकरण कर लिया है और टीकाकरण कर लिया है अपने आवारों कुत्तों का। अब भूटान की परियोजना थी, क्या परियोजना थी? राष्ट्रीय कुत्ता जनसंख्या प्रबंधन और रेबीज नियंत्रण परियोजना। ये दो परियोजना, इसको काफी डेवलप किया गया और 14 साल लंबी ये योजनाएं चली, और इस प्रकार कुत्तों की जनसंख्या नियंत्रण पर पहल स्टार्ट की गई। ठीक है, 15,000 से अधिक कुत्तों का वंध्याकरण और टीकाकरण करने वाला देश बन चुका है। कौन? भूटान। फाइन। और ये सफलता इनको 14 साल की जो इनकी योजनाएं चली, राष्ट्रीय कुत्ता जनसंख्या प्रबंधन और रेबीज नियंत्रण परियोजना, उसी के तहत फुलफिल हुई। फाइन। देखिए, अब बात करते हैं कंट्रीज रिलेटेड क्वेश्चंस की, और इंटरनेशनल लेवल पे जो भी न्यूज में रहते हैं। देखिए, भारत ने शिक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए किस खाड़ी देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया। भारत ने 5 साल बाद किस देश के साथ आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते के लिए बातचीत फिर से शुरू करी? श्रीलंका के साथ। मोरक्को किस क्षेत्र देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। ये न्यूज में क्यों रहा है, अभी हम बात करेंगे। किस देश ने अंटार्कटिका में अपना 5वां अनुसंधान स्टेशन बनाने के लिए एक नया वैज्ञानिक अभियान दल भेजा? चीन ने। कौन सा देश इंटरनेशनल काउंटर ट्रेन सर्वेयर पहल का नेतृत्व करता है? यूएसए। एरो हवाई रक्षा प्रणाली इजरायल से। अगरतला खोरा सीमा पार रेल लिंक परियोजना भारत को किस देश से जोड़ती है? बांग्लादेश से जोड़ती है। फाइन। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंटरनेशनल क्वेश्चन है, मोरक्को किस क्षेत्र में स्थित देश है? तो देखिए, उत्तर पूर्वी अफ्रीकी देश है ये। ठीक है, उत्तर पूर्वी अफ्रीकी देश है। अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के बीच में है ये, मतलब साफ से अटलांटिक सागर और भूमध्य सागर की सीमा पर है मोरक्को। न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में 2022 तक मोरक्को देश ने जलवायु एंड विकास रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें बताया गया कि 2050 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत इस देश में बिजली उत्पादन का 85% से अधिक हिस्सा तक बन जाएगा। यानी मोरक्को देश की 85% से अधिक जो ऊर्जा है वो प्राप्त की जाएगी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से। ठीक है, ये हाल ही में पब्लिश हुआ मोरक्को की देश जलवायु एवं विकास रिपोर्ट के तहत, और 20% की वृद्धि देखी जा रही है मोरक्को की नवीकरणीय ऊर्जा में पिछले साल तक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, अगर कंपेयर करें तो। फाइन। सो मोरक्को ब्राइट फ्यूचर है इसका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सौर ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है, लूसी अंतरिक्ष यान नासा द्वारा किस खगोलीय पिंड का निरीक्षण करने के लिए लॉन्च किया गया? लूसी की बात की जा रही है, अंतरिक्ष यान किसका है? नासा का है। तो लूसी, देखिए पहले तो बात कर ली तो ना शुद्ध ग्रह, आंसर क्या होगा इसमें? शुद्ध ग्रह। तो जो लूसी है उसको भेजा गया था 8 अलग अलग शुद्ध ग्रह की 12 साल की यात्रा करने के लिए, जो कि नासा का एक अंतरिक्ष यान है। रूसी अंतरिक्ष यान ने हाल ही में डिंकी नेश, क्या नाम बोल रही हूँ, डिंकी नेश नाम के छोटे शुद्ध ग्रह के 430 किलोमीटर के भीतर यात्रा की है। डिंकी नेश, ठीक है, जो कि 1 किलोमीटर से भी चौड़ा छोटा है, कम चौड़ा है, मतलब पृथ्वी से तो लगभग अदृश्य है ये डिंकी नेश। तो सोलूसी ने अभी इसी की स्टडी की, डिंकी नेश, और सिग्नल्स भेजे नासा को, इसलिए ये न्यूज में रहा। ठीक है, एक और साइंस टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। गैनीमेड किस ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा? सो ये बृहस्पति का सबसे बड़ा चंद्रमा है, गैनीमेड। ठीक है, नासा का जुनो मिशन था जो बृहस्पति से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है? नासा का जुनो मिशन। ठीक है, तो नासा का जुनो मिशन है जो बृहस्पति के लिए है, और उसी का गैनीमेड सबसे बड़ा चंद्रमा है। तो हाल ही में बृहस्पति की सतह पर खनिज लवण और कार्बनिक यौगिकों का पता चला। ठीक है, और किस टेक्नोलॉजी का यूज करके पता चला है? JIRA, यानी जोवियन इंफ्रारेड ऑरोरल वेवर स्पेक्ट्रोमीटर। इस स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग करके मालूम चला है कि
बृहस्पति की सतह पर खनिज लवण और कार्बनिक यौगिक होगा। बृहस्पति के गैनीमेड उपग्रह ग्रह चंद्रमा। ठीक है, देखिए बाकी से बता देती हूँ, एक बार कंफ्यूज हो गए होंगे आप लोग। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है गैनीमेड। ठीक है, जो नासा की जूनो मिशन का ही पार्ट है। तो गैनीमेड की सतह पर खनिज लवण और कार्बनिक यौगिकों का पता चला है, इसलिए ये न्यूज में रहा। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की गई? जिरम जेवियम इंफ्रारेड ऑरोरल मेवर स्पेक्ट्रोमेट्री। फाइन। सो इसी के साथ ये सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है।